हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से एंड हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेलीज है उसके बारे में डिटेल्स में आज डिस्कशन होगा। तो कोशिका संरचना और कार्य भाग दूसरा है ये। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैं कह रही थी, इनसाइड द सेल यानी कोशिका के अंदर के भागों को हम डिस्कस करेंगे। बाहर के भाग क्या क्या थे? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स में होता है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इसमें इनसाइड द सेल का जो फर्स्ट है वो है न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक भी कहा जाता है। डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़, तो कोशिका की जितनी भी गतिविधियाँ होती है उसको निर्देशित करता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये जो है ये साइटोप्लाज्म से अलग कैसे होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करके एक ऑर्गेनेली की वजह से। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिकाद्रव के से अलग किया जाता है। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी इसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए शामिल होता है। तो न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है जो हमें हम बनाता है बेसिकली। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इनसाइड न्यूक्लियस कंटेन्स आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन बनाने के लिए इसमें आरएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है जो प्रोटीन भी बनाता है। ओके, शरीर में जो प्रोटीन होता है उसको बनाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आणविक झिल्ली सराउंड्स न्यूक्लियस। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब भी क्या होता है? लेयर, जो किसी चीज़ को सराउंड करे। जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल के आसपास है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आसपास है ना। तो ये केंद्रक को घेरता है। मेड ऑफ 2 लेयर्स, यानी ये 2 परतों से बनता है। ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस, इसमें कुछ छिद्र सामग्री होती है, ओपनिंग्स होती है जो केंद्रक में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति देता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव है ये भी, लेकिन ये भी अलाउ करता है चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आने जाने में। तो ये देखिए, जैसे ये सेल न्यूक्लियस की एनाटॉमी है। ये जो येलो वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोलस है। इसके बाद एक पिंक कलर की जो आपको पार्ट दिखाई दे रही है न्यूक्लियोप्लाज्म है। छोटे छोटे न्यूक्लियस में पोर्स भी मौजूद है। ठीक है, छोटे छोटे होल्स जिसको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। एंड इसके बीच में एक और लेयर है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा चीज़ ही न्यूक्लियस है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्रों क्या होता है? ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। मेड ऑफ डीएनए, डीएनए से बनता है ये। कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लक्षणों और विशेषताओं के लिए निर्देश शामिल होता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, हमारा जो हेरिडिटरी है, जेनेटिक्स है, ये यहीं पे आता है क्रोमोसोम्स। आप अगर अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो, है ना, या अपने पापा के जैसे दिखते हो, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ स्टोर होता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम करेंगे वो है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये क्या है? ये जेल लाइक मिक्सचर है। ठीक है, जेल जैसा मिश्रण होता है। सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके आसपास सेल मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म के आसपास। कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, इसमें भी वंशानुगत सामग्री शामिल होती है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट
राइबोसोम्स। ईच सेल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, एक एक सेल में 1000 राइबोसोम्स तक मौजूद हो सकते हैं, हज़ारों होते हैं राइबोसोम्स। प्रत्येक कोशिका में हज़ारों राइबोसोम्स होते हैं और इनका क्या काम है, इनका क्या फंक्शन है, ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये भी प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और हज़ारों होते हैं राइबोसोम्स एक सेल में। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अंतःप्रद्रव्यी जलिका मूव्स मटेरियल अराउंड इन सेल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है, सेल में सामग्री को इधर उधर ले जाता है, ले जाने का काम करता है। दो तरह के ये होते हैं, पहला स्मूथ होते हैं। ठीक है, स्मूथ टाइप, चिकना प्रकार जिसको हम कहेंगे, इनमें राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, और दूसरा होता है रफ टाइप, इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं सरफेस में ही। ठीक है, तो स्मूथ टाइप में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। रफ में राइबोसोम्स होते हैं सरफेस में ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन से, और क्या करता है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को सेल में ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्या करता है, कंट्रोल्स लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल्स इन सेल, यानी कोशिका में पानी और अन्य जितने भी सामग्रियाँ होती है उसके स्तर को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है। रिसाइकल्स एंड डिकम्पोजेस प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, विघटित करता है। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस मीन्स क्योंकि यहीं से जो है एनर्जी मिल रही है पूरे सेल को। ठीक है, यहाँ से ही ब्रेक डाउन हो रहा है कार्ब्स और प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाता है लाइसोसोम्स, ये उसका फंक्शन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, ब्रेक डाउन करता था, तोड़ता था। लाइसोसोम क्या करता है, पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल, यानी अपचित पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये इसको सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा देता है, ताकि सेल मेम्ब्रेन जो है उस चीज़ को रिमूव कर दे, क्योंकि वो पचा नहीं है ना, तो अब उसको सेल में से निकालना है, ये काम सेल मेम्ब्रेन ही कर देता है। सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम्स एक्सप्लोड्स। ठीक है, अगर लाइसोसोम किसी कारण फट जाए तो पूरा सेल उसके साथ साथ ही ब्रेक डाउन हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, if the cell gets damaged, then one of the lysosomes bursts and released some digestive enzymes. The released enzymes then digest their own cell and ultimately the cell dies. Hence lysosomes are called suicide bags of the cell. यानी यदि मान लो कोशिका में क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स में से एक फट जाता है और कुछ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचन एंजाइमों को छोड़ देता है ये। ठीक है, तो जारी किए गए एंजाइम तब अपने स्वयं को के सेल को पचाते हैं और फिर क्या होता है, कोशिका मर जाती है।
लाइजोसोम्स खुद को कह सकते हो डिज़ोल्व कर लेता है, खा लेता है। इसी वजह से उनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है, लाइजोसोम्स को, ठीक है, आत्मघाती बैग। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फॉर स्टोरेज, डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, यानी भंडारण, पाचन और अपशिष्ट निष्कासन के लिए झिल्ली से बंधी थैलियाँ होती है वैक्यूल, जिसमें स्टोर होता है, डाइजेशन होता है, वेस्ट रिमूवल भी होता है। इसमें वाटर सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है, पानी का घोल। हेल्प्स प्लांट्स मेंटेन शेप। अगर पौधों की बात करें, पौधों में ये क्या हेल्प करता है? उनका आकार को बनाए रखने में मदद करता है। ये देखिए, ये वैक्यूल है, वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, पानी का कंटेंट, और ये रिजिडिटी देता है, ठीक है, आकार बनाने में मदद करता है बॉडी का। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है, ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसमें ग्रीन कलर के क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हरा क्लोरोफिल मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में, और यहीं से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, ठीक है। तो यही थे सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।